और हमारा आज का फोकस है आर्थिक सुधारों की दशा और दिशा। यहाँ से क्या होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार का फोकस आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार पैदा करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर रहेगा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक नीतियों का फोकस देश में विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर होने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार मिले अभूतपूर्व जनादेश की वजह से देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने और सुधारों की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प में अगले 5 साल काफी अहम होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे चरण में आर्थिक विकास को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक सुधारों पर सभी की निगाहें होंगी। आर्थिक सुधारों पर बड़े फैसलों की उम्मीद बजट से की जा सकती है और सभी को इसका इंतजार है। बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए सरकार के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम होंगे और बुलेट ट्रेन पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा। हर घर सौर ऊर्जा के जरिए बिजली के बिल को कम करने की योजना भी नए चरण में प्रवेश करेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खासतौर पर रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बन सकता है। स्पेस सेक्टर में गगनयान अभियान की सफलता पर सभी की निगाहें हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में विशेष योजना का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। देश में कौशल को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता फोकस पीएलआई योजना को और भी विस्तार दे सकता है। साल 2023-24 में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और साथ ही वित्तीय घाटा काबू में नजर आ रहा है। यही वजह है कि मूडीज, एस&पी और फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में भी बढ़ोतरी की है। शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। जानकारों की माने तो अगले 5 सालों में फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अच्छी खबर यह भी है कि देश के विकास की इस नई राह पर निजी क्षेत्र भी कदम ताल करने को तैयार है। जाहिर तौर पर अगले 5 साल भारत देश और दुनिया के लिए नए अवसर लेकर आएगा और आर्थिक सुधारों के कई अहम कदम आने वाले बजट में दिखाई दे सकते हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं इग्रो फाउंडेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमी टुडे में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों पर नज़र रहेगी। आप लगातार दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी निगाह में ये जो एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं? शुरुआत वहीं से की जाए। सबसे पहली बात तो ये मैं कहनी चाहूँगा कि देश को बधाई देनी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी रही है। नीति में स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे जैसे अर्थशास्त्री जो काफ़ी देर से देख रहे थे देश की गति को, जो इतनी तेज गति से आगे बढ़ी है, पिछले साल 8% का औसत किया है, उसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए उसका बहुत डर था। पर ये देश की जनता को एक किस्म की बधाई है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो स्टेबिलिटी का एक मूल कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है। तो उन चीज़ों पे, उन मुद्दों पे काफ़ी ज़्यादा सब लोगों की चर्चा हो रही है। जो अर्थशास्त्री हैं दुनिया भर में, हमारे देश में, यही चीज़ पे विचार कर रहे हैं और एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि ये जो स्टेबिलिटी का दौर बना हुआ है, पिछले 15 साल से एक नीति सामने आ रही है और नीति आगे से आगे और मजबूत होती जा रही है, ये देश के लिए बहुत अच्छी होगी। आपने जैसे कहा कि इस टाइम पे हम 5वें स्टेज पे, 5वें रैंक पे हैं। जहाँ तक दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था का सवाल है, हमारे से आगे अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी है। क्योंकि हम इतने मजबूत हैं, क्योंकि हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं, दुनिया के अर्थशास्त्री भी ये अब सोच रहे हैं कि इंडिया अब अगला रोल कैसे प्ले करेगा। वो इंडिया को अभी नेशनल रोल के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय रोल भी प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए इस टाइम पे देश, हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था पे पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री इस पे विचार कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये
कि ये जो कंटिन्यूटी रही, उसके बाद उसके कारण सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि ठीक है, अभी पता है नीति किस चाल पे, किन किन मुद्दों पे चलेगी। कुछ आपने अपनी रिपोर्ट में अभी गिनाए हैं, पर मैं क्योंकि अर्थशास्त्री हूँ, मैं अलग निगाह से देखता हूँ। अगर आप समय देंगे तो मैं अपनी निगाह से बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर, यही समझना चाह रहे थे सर कि अगर आर्थिक सुधारों की बात करें तो बहुत सारे लोग लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हैं कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर फौरी तौर पर सुधार किया जा सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा कि भारत ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 15% का है और पूरी दुनिया का विकास हो, इसके लिए सभी लोग ये चाहेंगे कि भारत के विकास की रफ्तार कम ना हो, कम से कम। अगर कम होगी तो पूरी दुनिया के ग्रोथ को प्रभावित करेंगी। ऐसे में वो कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर हम इमीडिएट सुधार की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की भी निगाह होगी? तो मैं आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा मांगूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं। जी जी। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चीजें तो जो पीछे से चल रही हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में काफी जोर दिया है, वो तो चलना ही चलना है। पर उसमें भी नोबेल लॉरेट माइकल स्पेंस हैं, वो ईग्रो के वेबिनार पे भी आए थे, तो हमने उनसे प्रश्न पूछा था कि डिजिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कहीं बेरोजगारी तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश का यंग युवा रोजगार ढूंढ रहा है। और आपको पता ही है कि दुनिया भर में जो विकसित देश होते हैं, और हम अब विकसित बनना चाह रहे हैं, जो विकसित देश होते हैं उनमें 2 मुद्दों पे पूरी इलेक्शन लड़ी जाती है, बेरोजगारी पे और कीमतों पे। इस बार भी आप देख रहे थे कि वो मुद्दा बार बार हमारे देश में भी आ रहा था। अगले 5 वर्षों में तो ये काफी जोर पकड़ेगा। तो जब हमने नोबेल लॉरेट माइकल स्पेंस से बात की, तो उन्होंने कहा आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कहां कहां पे डिजिटल एकदम आगे बढ़ेगा, कहां कहां पे डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को थोड़ा थाम के रखना पड़ेगा, ताकि बेरोजगारी पे असर ना पड़े। तो ये नीति हम लोगों को सोच के करनी है। पर इसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं पे जोर दिया, जैसे मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा बैंकिंग पे। बैंकिंग अभी एकदम मजबूत बनी पड़ी, और पूरी दुनिया में एक इंडियन बैंकिंग का मिसाल है। मुझे लगता है उसके अभी आगे बढ़ने से पहले एक रोड मैप जरूरी है। फिस्कल पे सरकार ने अपना लोहा जमाया है, कोविड के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कि कोई मान भी नहीं सकता है। उसी में अभी मुझे लगता है थोड़ा और सुधार, टैक्सेशन कैसे बढ़ेगा, जीएसटी में सुधार कैसे होगा, क्या पब्लिक डेट ऑफिस अलग कर देना चाहिए ताकि उसमें पारदर्शिता आए सरकार और रिजर्व बैंक के काम में। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार इन्फ्लेशन टारगेटिंग लेके आई। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4% पे जुड़ा हुआ है, क्या 4% पे ही रहना चाहिए? कि क्योंकि अगर पिछले 30 वर्ष का अगर औसत देखें तो हमारे देश में 5-5.5% है, उस पर विचार की जरूरत है। बैंकिंग तो है, रिजर्व बैंक संभाल रहा है, पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग सरकार रिजर्व बैंक को देती है, तो सरकार ने उस पर विचार करना है। आपने एग्रीकल्चर का सवाल रेज किया। पिछले 5 वर्षों में एग्रीकल्चर पे हमारे देश को थोड़ा झटका लगा है, पर इसके अलावा बेशक वो कानून पे नजर ना रखी जाए, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप देखिए हमारे यहाँ खेत कम होते जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, पर ट्रैक्टर का साइज भी बढ़ता जा रहा है। क्या ट्रैक्टर का साइज हम छोटा कर सकते हैं? चीन में हैंड ड्रिवन ट्रैक्टर होते हैं, बड़े इकोनॉमिकल होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल दुनिया में बहुत पैसा कमा रही है। हमारे देश में गाय हैं और हम खाद्य पदार्थ गाय का यूज कर सकते हैं, केमिकल का नहीं। क्या उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं? प्राइसेस में क्या करना? अब आप जानते हैं कि मुद्दा बेरोजगारी और गरीबी का रहा है। हमारे देश में कोविड के दौरान लोगों ने सोचा था बहुत गरीबी फैलेगी, नहीं फैली क्योंकि नीतियां इतनी अच्छी थी सरकार की। पर आगे जाके हमें देखना है कि क्या अगर देश में हम लोगों की गरीबी इतनी कम है, तो क्या 80 करोड़ लोगों को खाद्य पदार्थ फ्री देना चाहिए? उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत होगी। प्राइसिंग कैसे होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उस पर भी विचार करनी है, ताकि जो फार्मर है उसको सिर्फ हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की जगह वो खुद उपजाए चीज और खुद अपने आप को बिल्कुल सही कह रहे हैं सर डाइवर्सिफाई कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उनको सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है। और शायद सब्सिडी रैशनलाइजेशन, खासतौर पर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको कम करने पर सरकार का फोकस नज़र आएगा, जिस पर आपने भी जिक्र किया। लेकिन सर, मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा काफ़ी हद तक एक शाइनिंग स्टार बन करके उभरा है।
हाल के जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इस पर क्या फोकस आपको अगले 5 साल और नज़र आएगा? आपको लगता है कि जो मास मैन्युफैक्चरिंग वाले क्षेत्र हैं, वो शायद अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने में और मदद कर सकते हैं? आपकी रिपोर्ट में भी और जो पीछे आंकड़े 31 मई को आए हैं, उसमें 9% से एग्रीकल्चर बढ़ा है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग जी। कोर इंडस्ट्रीज देखें तो सीमेंट वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है, स्टील कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जीडीपी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम करने को जैसे राजी है। आगे बढ़कर सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी, और दुनिया भर में जिन देशों से हम अभी compete कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, चाइना है और जापान और जर्मनी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर को लगा, और इसलिए मैंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी, अगर इंटरेस्ट रेट ऊंचा रहता है तो इन्वेस्टमेंट कम रहती है। इस टाइम पे सरकारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्राइवेट सेक्टर उभर कर सामने आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट पे और इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे थोड़ा हो। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल लघु उद्योग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा। जर्मनी का हाल देखिए, जर्मनी में स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं कुछ वर्षों से कह रहा हूं कि बेरोजगारी को टक्कर देने के लिए और पॉवर्टी को टक्कर देने के लिए, गरीबी को टक्कर देने के लिए एक एमएसएमई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के तरीके पूरे देश में हमें शुरू करनी है। अगर वो हम कर दें, आईटीआई नहीं, एमएसएमई यूनिवर्सिटी प्रॉपर जहां पे एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, अगर वो हम शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर एकदम जूम करेगा। और अगर हम लोगों ने, और हमारे पास क्षमता है, 8% हम पिछले साल मुश्किल के समय कर चुके हैं जब दुनिया में बहुत मुश्किलें आई हुई, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पर अगर हम एमएसएमई यूनिवर्सिटी के थ्रू, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के थ्रू बेरोजगारी और गरीबी पर चोट लगा दें तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे चला जाएगा। तो वही मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो मन की बात है, मन में कुछ चीजें होती हैं जो अवचेतना में होती हैं, उसके पीछे क्या क्या हो सकता है वो नीति आयोग का रोल है। नीति आयोग एक किस्म का चेतना होती है देश की, उसमें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो सरकार के जो एकदम, सरकार तो बिजी रहती है, इतना बड़ा देश है, तो सरकार को किस तरीके का इनपुट आ रहा है। तो मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशन नीति आयोग को भी आगे लानी है कि इतने विचार सामने लाए ताकि सरकार उनमें से चुन सके कि कौन सा हमारे देश के लिए बढ़िया है। आपने सही कहा, कुछ नए आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, डिस्रप्शन करने वाले आइडियाज़ देश को चाहिए, क्योंकि लगातार अगर सस्टेन्ड लेवल पर हमें अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना है तो हमें ऐसे इमर्जिंग आइडियाज़ की ज़रूरत ज़रूर होगी। लेकिन सर, हम ज़्यादातर हमारी इकॉनमी का हिस्सा आईटी और सर्विस सेक्टर पर टिका हुआ है, आप जानते हैं। ऐसे में जो डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है यूएस और यूरोप में, उसकी वजह से हमारी आईटी कंपनीज जो प्रेशर में हैं, कैसे हम सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाएं? क्या दूसरे सर्विस सेक्टर्स में हम ज़्यादा गतिविधियां बढ़ा सकते हैं जहां से कॉम्पनसेट हो पाए जो आईटी सर्विसेज पे थोड़ा सा अभी फ्रीज नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले काल में बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने उसको डेवलप करना शुरू किया, उसको पकड़ा नहीं, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट होता है। एक आप एयरपोर्ट अगर बना दें तो टैक्सी सर्विसेज, टूरिस्ट गाइड्स, होटल सब पनपने शुरू हो जाते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर में टूरिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ, दुनिया भर में मंदी छा रही है, उस कारण हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उस पर थोड़ा असर पड़ रहा है। पर आप एक बात को भूलिए नहीं, देश बहुत विशाल है और देश के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्रीज को भी देश के अंदर भी देखना चाहिए, बैंकों में देखना चाहिए, इंश्योरेंस में देखना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री को अगर हम लोगों ने फिनटेक के साथ मिलाना है और फिनटेक और डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आनी है, उसका एक उदाहरण तो आपने यूपीआई देखा है। अब यूपीआई दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है और दुनिया भर के लोग यूपीआई का बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विद इन द कंट्री आईटी इंडस्ट्रीज का इतना ज्यादा स्कोप है कि उन्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जहां तक सनराइज इंडस्ट्रीज का सवाल है, कोविड में एक चीज साफ सामने हमारे आई कि फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग के पास स्कोप है, सनराइज इंडस्ट्री है, तो फार्मा में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग का अंग है। पर जहां तक सर्विसेज का सवाल है, उसमें मुझे लगता है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस,
ये भी सर्विसेज का भाग होती हैं। और जिस प्रकार हमने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आए हैं, जिस तरीके हम लोगों ने मिशन मोड में लोगों के अकाउंट खोले और बैंकिंग पेनिट्रेशन की है, इंश्योरेंस अभी कर रहा है, उसी प्रकार मैं सोचता हूँ बैंकिंग और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट मोड है, पर बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री सर्विसेज का जो भाग है, ये बहुत बड़ा रोल दुनिया में भी प्ले कर सकते हैं, तो उस पर हम जोर दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आज बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत के रुपए की जो स्थिरता है उसकी भी तारीफ़ की है और कहा है कि जो हमारी जो पीयर इकोनॉमीज़ हैं उनसे हम बेहतर कर रहे हैं और शायद जो विदेशी निवेशक है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे चर्चा आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। लगातार आपसे हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इकॉनमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।